वेलकम टू स्टडी विद सीपी, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। नमस्कार और स्टडी विद सीपी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे हाथ में है स्पीडी करंट अफेयर्स 2026 के शुरुआती कुछ पन्ने। और पहली नज़र में आप कहेंगे कि ये तो बस नामों की एक लिस्ट है, लेकिन असल में ये भारत को चलाने वाली जो पूरी मशीनरी है ना, उसका एक ब्लूप्रिंट है। तो आज हम इन पन्नों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इनको डीकोड करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभी पद एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए। हर पद एक इंस्ट्रूमेंट है। कोई कानून बनाता है, कोई उसे लागू करता है, कोई उसकी रक्षा करता है। आज हम देखेंगे कि इस ऑर्केस्ट्रा में कौन क्या बजा रहा है और उनकी आपसी लय कैसी है। क्या बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर्स से। भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये तीन नाम तो हम रोज सुनते हैं, पर इनके बीच जो शक्तियों का संतुलन है वो समझना जरूरी है। हाँ, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबी है। देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट। वो देश की एकता का प्रतीक हैं और सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी। अच्छा। और प्रधानमंत्री वो सरकार के प्रमुख हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। असली कार्यकारी शक्ति उनके हाथ में होती है। और उपराष्ट्रपति, उनकी भूमिका तो दोहरी है ना? बिल्कुल, वो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनके कर्तव्य निभाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वो राज्यसभा के सभापति भी हैं। और इसी से बात आ जाती है संसद पर। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राज्यसभा में सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गए और वहां विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। तो एक मजबूत विपक्ष का होना कितना जरूरी है हमारी व्यवस्था में? बहुत ज्यादा। देखिए, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की, कह सकते हैं, सेहत का थर्मामीटर है। उनका काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है, उनका काम है सरकार को जवाबदेह बनाना। सही बात। और इन दोनों सदनों की जो पूरी मशीनरी है, उसे पर्दे के पीछे से महासचिव चलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून बनाने वालों की बात। अब आते हैं उन पर जो इन कानूनों की व्याख्या करते हैं। न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना जी। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान का आधार है। मुख्य न्यायाधीश सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करते हैं। लेकिन सरकार को भी तो कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। और वहीं पर दो और महत्वपूर्ण पद आते हैं, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ये दोनों नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। अटॉर्नी जनरल और मुख्य न्यायाधीश में मतलब काम का क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो पूरे देश की न्याय व्यवस्था के हेड हैं, एक अंपायर की तरह। अंपायर की तरह, ठीक है। और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। अच्छा। जब भी सरकार पर कोई केस होता है या सरकार को कोई कानूनी सलाह चाहिए तो अटॉर्नी जनरल ही सरकार का पक्ष रखते हैं और सॉलिसिटर जनरल उनकी मदद करते हैं। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। एक न्याय देता है, दूसरा सरकार का पक्ष रखता है। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं सरकार के एक और पहलू पर, पैसा। सरकार के खर्चों पर नजर कौन रखता है? यहाँ भी दो पद हैं जो सुनने में एक जैसे हैं। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA महालेखा नियंत्रक SS दुबे। हाँ, ये तो बहुत ही आम भ्रम है, लेकिन इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है। जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, वो एक संवैधानिक पद पर हैं। वो सरकार के बाहरी ऑडिटर हैं। बाहरी ऑडिटर मतलब वो सरकार के हर एक खर्चे की जांच करते हैं कि पैसा सही जगह लगा या नहीं, और अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को देते हैं। तो एक तरह से वो जनता के पैसे के चौकीदार हुए। बिल्कुल सही शब्द, चौकीदार। और जो CGA हैं SS दुबे, वो सरकार के इंटरनल अकाउंटेंट हैं। अच्छा। उनका काम सरकार के खातों का हिसाब किताब रखना है, उन्हें मेंटेन करना है। तो अगर CAG वो सख्त रिश्तेदार है जो पूछता है पैसा कहाँ उड़ाया, तो CGA घर का वो सदस्य है जो रोज का हिसाब लिखता है। क्या शानदार तरीका है समझाने का। बिल्कुल यही फर्क है, एक ऑडिट करता है, दूसरा अकाउंटिंग। ठीक है, तो देश के अंदर कानून और पैसे की व्यवस्था हो गई, पर देश को बाहरी खतरों से कौन बचाता है? हमारी सशस्त्र सेनाएं। जी। सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति ही होती हैं, लेकिन जमीनी कमान 3 प्रमुखों के हाथ में है।
थल सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। और इन तीनों में तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद है, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। हाँ, ये सीडीएस का पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों सेनाओं को एक साथ एक एकीकृत रणनीति के तहत काम करने में मदद करता है। भविष्य के युद्धों के लिए ये बहुत जरूरी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नियुक्ति पर काफी बात हुई थी। उनका उत्तरी सीमाओं का अनुभव, क्या इन नियुक्तियों से हम देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं का अंदाजा लगा सकते हैं? काफी हद तक, बिल्कुल। किसी भी सेना प्रमुख का जो अनुभव होता है, उनकी जो विशेषज्ञता होती है, वो उस सेना की प्राथमिकताओं को जरूर दिशा देती है। और मौजूदा हालात में जनरल द्विवेदी का अनुभव बहुत मायने रखता है। सेना के साथ साथ हमारी खुफिया और जांच एजेंसियां भी हैं। इनके नाम तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी के प्रमुख तपन डेका, रॉ के प्रमुख। हाँ, और इन सभी की भूमिकाएं बहुत अलग हैं, पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एनएसए जो है वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। देश की सुरक्षा नीति पर वो मुख्य रणनीतिकार है। और आईबी और रॉ में क्या फर्क है? आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर की खुफिया जानकारी जुटाता है, आतंकवाद, अलगाववाद, इन सब पर नजर रखता है। अंदर की। और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देश के बाहर काम करती है। तो आईबी देश की आंखें और कान अंदर से है और रॉ बाहर से। अच्छा, और फिर सीबीआई, एनआईए, ईडी जैसी जांच एजेंसियां भी हैं? जी, सीबीआई भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की जांच करती है। एनआईए खास तौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए है। और ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय, वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करता है। एसबी और बीएसएफ दोनों के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। हाँ, यहाँ अतिरिक्त प्रभार का जिक्र है। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है जहाँ एक अधिकारी अस्थायी रूप से दोहरी जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन यहाँ एक और नाम पर ध्यान देना जरूरी है। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह। हाँ। एक इतने बड़े सशस्त्र बल के शीर्ष पर एक महिला का होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश है। बिल्कुल सही। तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था हो गई, लेकिन देश तो नीतियों और अर्थव्यवस्था से भी चलता है। पर्दे के पीछे कौन है ये लोग? यहाँ सबसे पहले नाम आता है कैबिनेट सचिव का। अभी टीवी सोमनाथन है। वो भारत के सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, पूरी नौकरशाही के प्रमुख। मतलब पूरी सरकारी मशीनरी के मुखिया? जी। और फिर आते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। वो देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पर नजर रखते हैं। और नीति आयोग? पहले योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। इसका काम क्या है? नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक? हाँ, इसका काम पंचवर्षीय योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सरकार को लंबी अवधि की स्ट्रेटेजिक सलाह देना है। नए विचारों को नीति में शामिल करना है। ये भविष्य की दिशा तय करते हैं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, नीति आयोग सलाह देता है कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये तय करते हैं कि उस काम के लिए पैसा केंद्र और राज्यों में कैसे बटेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वित्त आयोग का काम हमारे संघीय ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। वो तय करता है कि टैक्स के पैसे का कितना हिस्सा केंद्र रखेगा और कितना राज्यों को मिलेगा। और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी महारत्न कंपनियां एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, इनके प्रमुखों के फैसले भी तो बहुत मायने रखते होंगे। अरे बहुत ज्यादा। ये सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। सेल के प्रमुख अमरेंदु प्रकाश का एक फैसला देश में स्टील की कीमतों पर असर डाल सकता है। सही बात है। तो ये लोग असल में देश के औद्योगिक भविष्य को आकार दे रहे हैं। भविष्य की बात हो रही है तो शिक्षा और विज्ञान को कैसे भूल सकते हैं? आईएसआरओ के अध्यक्ष एस सोमनाथ का नाम तो चंद्रयान के बाद हर कोई जानता है। बिल्कुल। एस सोमनाथ तो अब एक घरेलू नाम बन गए हैं, लेकिन इसरो के साथ साथ दो और स्तंभ है। डीआरडीओ, जिसके प्रमुख समीर वीर कामत हैं, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, जिसके निदेशक विवेक भसीन हैं। अच्छा। ये तीनों अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु भारत की क्षमताओं को परिभाषित करते हैं। एक हमें सितारों तक ले जाता है, दूसरा सीमाओं की रक्षा के लिए तकनीक बनाता है, और तीसरा ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देता है। और अंत में खेल संगठनों का भी जिक्र है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी
और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, एक महान एथलीट, अब खेल प्रशासन के शीर्ष पर। ये एक बड़ा बदलाव है। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। उम्मीद है कि इससे नीतियां खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर बनेंगी। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। ये दिखाता है कि भारतीय प्रशासक अब वैश्विक खेल निकायों में भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तो इन कुछ पन्नों की यात्रा के बाद ये तो साफ है कि ये सिर्फ नामों की एक सूची नहीं है। ये तो एक जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था का पूरा नक्शा है। हर पद एक अहम कड़ी है। सही कहा। ये एक जीवंत प्रणाली है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट नीति बनाते हैं, नौकरशाही उसे लागू करती है, सेना सुरक्षा करती है और सीएजी उस सब पर नजर रखता है। इन सब के बीच एक संतुलन ही देश को आगे बढ़ाता है। आज की इस चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हमने देखा कि हर पद कितना महत्वपूर्ण है, पर अगर किसी एक पद पर बैठे व्यक्ति को बदलने से पूरे सिस्टम पर सबसे ज्यादा, सबसे दूरगामी असर पड़ सकता हो, तो वो कौन सा पद होगा? क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होगा या वित्त आयोग का अध्यक्ष? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। एक तर्क तो ये भी है कि शायद कैबिनेट सचिव का पद सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि वो पूरी सरकारी मशीनरी की धुरी है। लेकिन आपका सवाल ही इस बात का जवाब है कि कोई भी पद अकेले काम नहीं करता। एक बदलाव का असर, उसकी लहरें पूरे सिस्टम में महसूस होती हैं, और यही इस पूरी संरचना को इतना आकर्षक बनाता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।